आप सभी को नमस्कार। और हम इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा समय हमें लग गया। उसका कारण था स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं थी, हमको सर्दी जुकाम हुआ था जिससे बोलने में हमको तकलीफ हो रही थी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो थोड़ा टाइम लग गया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और जैसा कि 8 फरवरी हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, वो अपने आप को समाज में अनुकूलित कैसे करता है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में पहला बिंदु है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना समाज के, जैसा कि हमने कहानी में पिछले भी देखा था, एक बार वीडियो में एक कहानी थी जिसमें एक बच्चा था जिसको भेड़िया जंगल में उठा के लेके चला जाता है, और उसका जो शारीरिक ढांचा होता है, उसका जो कार्य करने की उसकी शैली होती है, वो सब जानवरों की बात हो जाती है। तो समाज, बिना समाज के हम अपने विकास की कल्पना इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सभी मतलब सारे पहलुओं का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिकरण केवल अनुकरण करना या कौशल क्षमता प्राप्त करना नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहारों जैसे परोपकार करना, नैतिकता, भाईचारा, परस्पर सहयोग, आत्मनिर्भरता, सभ्य एवं सुशील बनना आदि भी सीखता है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हम समाज से ही सीखते हैं, क्योंकि इसका मापदंड, इसका मानक समाज ही हमारे समक्ष रखता है। हमको क्या पता है नैतिकता क्या है? एक बच्चा क्या जानेगा किसे नैतिकता कहते हैं? एक बच्चा क्या समझेगा भाईचारा क्या होता है या परोपकार क्या होता है? हम ये समझ लें किसी से कोई भी वस्तु को छीन लेना परोपकार है, लेकिन ये समाज हमें सिखाता है कि हमको किसी की मदद करना, किसी को कुछ देना, किसी का सहयोग करना, ये परोपकार है। तो ये सारे मापदंड समाज निर्धारित करता है और बच्चा स्वयं को अनुकूलित करके इन सारी चीजों को सीखता है और समझता है। साथ ही अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों इत्यादि को भी आत्मसात करता है। तो समाज में जो संस्कार उसके घर परिवार में सिखाए जाएंगे, जिस धर्म में वो जन्म लेगा उस धर्म की जो वैल्यूज होंगी, जो संस्कार होंगे, उस धर्म से वो सीखेगा। जिस संस्कृति में वो जन्म लेगा वहाँ के वैल्यूज, वहाँ के रीति रिवाज, उस संस्कृति के जो कार्य होंगे उनको करना सीखेगा। और मानवीय मूल्य, जो मानवीय मूल्य हैं उसके आसपास समाज से, उससे वो सीखता है, इत्यादि को भी आत्मसात करता है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है। उसका सबसे छोटा समाज, उसका सबसे छोटा संसार परिवार ही होता है। उसके बाद वो समाज में पास पड़ोस के लोगों के संपर्क में आता है, फिर वो एक समुदाय के संपर्क में आता है, एक कम्युनिटी के संपर्क में आता है, चाहे वो गांव हो, मोहल्ला हो, कस्बा हो, टोला हो, जो भी हो, उस समुदाय के संपर्क में आता है, उनसे जुड़े लोगों से ही सीखता है। तो ये सामाजिकरण की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। परिवार, समुदाय, समाज, ये सारी इसकी इकाइयां हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉस के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में, मतलब जो सामाजिकरण में सहयोग करते हैं, उनमें हम की भावना का विकास करता है। हम मतलब यूनिटी। जैसे हम, कोई भी व्यक्ति है पहले स्वार्थ के विषय में सोचता है, अपना अर्थ समझता है, अपने विषय में समझता है, जिसको स्वार्थी कह सकते हैं हम। स्वार्थ, अपना अर्थ बनाना, अपने आप को डेवलप करना। उसके बाद हम की भावना को लेके चलते हैं। हम और लोगों के विषय में सोचते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, हम क्या लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो जब हम 4 लोगों के विषय में सोचते हैं, आसपास के समाज के विषय में सोचते हैं, तो हमारे अंदर हम की भावना डेवलप होती है, मैं की नहीं।
तो समाजीकरण में हम की भावना का विकास होता है। आगे किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। समाज के जो अलग अलग समूह हैं उसमें वो सदस्य बनेगा तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। जो समाज के मूल्य हैं, जो समाज की मान्यताएं हैं, जो वैल्यूज हैं उसको स्वीकार करने की प्रेरणा उसको मिलती है उस समूह से, क्योंकि सारे लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने उसको फॉलो किया, हमारे आसपास के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी उसको फॉलो करते हैं, इससे हमको प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। अब कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि समाजीकरण में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। तो समाजीकरण के सिद्धांत के संबंध में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं जो निम्न प्रकार हैं। सॉरी। सबसे पहले है स्वदर्पण सिद्धांत। स्वदर्पण मतलब स्वयं को देखना, स्वदर्पण स्वयं को देखना, अपने आप को। यह सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया। इसके अनुसार सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालक में स्वधारणा, स्वयं के बारे में सोचना विकसित होता है। जब बच्चा किसी अन्य के संपर्क में आएगा तभी स्वयं के विषय में सोचना शुरू करेगा। हम अपना बचाव कब करते हैं? जब आसपास के चार लोग हमारे ऊपर प्रहार करेंगे तभी हम अपना बचाव करेंगे, तभी हम स्वयं के विषय में सोचेंगे। तो जब बच्चा समाज में आता है तो स्वधारणा उसके अंदर विकसित होती है। कूले ने सामाजिकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण, खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। कूले के सामाजिकरण के प्राथमिक समूह में क्या है? परिवार। इससे प्रश्न पूछा जाता है, बराबर प्रश्न आता है कि अगर आपसे प्राथमिक समूह या प्रथम पाठशाला पूछा जाए तो परिवार है बच्चे का, सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला। तो और समूह कौन से हैं? प्राथमिक प्राथमिक समूह में परिवार, वातावरण और खेल समूह, जिन बच्चों के साथ जो मोहल्ले के या जो कम्युनिटी के समुदाय के बच्चे हैं, आसपास पड़ोस के बच्चे हैं, जिन बच्चों के साथ बच्चा खेलता है हमारा, जिन आसपास के बच्चों के साथ वो बड़ा होता है, वो आसपास का वातावरण होता है, खेल समुदाय होता है। यही आगे बढ़ते हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसके अनुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। जो हमको भूमिका मिली है, जो हमको कार्य मिला है समाज में, उसका हम निर्वाहन करते हैं अपने स्तर से। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहार का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है तथा उसका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। जैसे जब बालक के अंदर हम मैं की भावना कब विकसित होगी? जब उसको ये एहसास होगा, ये अनुभव होगा कि हमारा प्रभाव, जो मैं कार्य कर रहा हूँ या जो मेरे द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, इसका किसी अन्य व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे आसपास के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तब वो खुद को रियलाइज करेगा, खुद को देखना शुरू करेगा, मैं को समझना शुरू करेगा अपने प्रभाव की वजह से। तो इससे सामाजिकरण तीव्र गति से होता है। वो स्वयं में सुधार भी कर सकता है, अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है। फिर है, इस प्रकार से उसमें मुझे की भावना का विकास होने लगता है। मैं से मुझे की ओर बालक बढ़ता है। इन दोनों में अंतर होता है। मुझे एक समाज द्वारा जो ढांचा बनाया गया है, जैसे माँ बाप किस प्रकार का व्यवहार किसी बच्चे से अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, हमारे अध्यापक किस प्रकार का व्यवहार हमसे अपेक्षित करते हैं, रखते हैं, या हमारा समाज कैसी अपेक्षा करता है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करें। तो जब हम उस विषय को सोच कर व्यवहार करते हैं तो वो मुझे की भावना है। लेकिन हम अपने नैसर्गिक स्वभाव से जो हम करते हैं, जो मैं की आत्म की भावना है, उस पे हम काम करते हैं। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरी क्या फीलिंग है, मेरी क्या भावनाएं हैं, ये मैं को विकसित करता है। इसमें मैं को बल दिया गया है। और मैं और मुझे को जब मिलाया जाता है तो सेल्फ डेवलप होता है। आई और मी को मिला के ही सेल्फ बनता है, स्व। तो मैं और मुझे को मिला के ही स्व विकसित होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि पृथक। तो पहले मैं डेवलप होगा,
फिर समाज के संपर्क में आके मुझे डेवलप होगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बात करना चाहिए, मुझे ऐसे व्यवहार करना चाहिए और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन जब दोनों को हम मिलाते हैं तो स्व डेवलप होता है, सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। किसी भी समूह का प्रतिनिधित्व इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खीम है। इनके कथानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं। हर समाज का एक जो ढांचा पहले से बना हुआ है, जो विचारधाराओं का ढांचा है, जो मूल्यों का ढांचा है, जो भाव का ढांचा है, जो विश्वास का ढांचा है, आदर्श, संस्कार एवं मान्यताओं का ढांचा है, ये सब पहले से निर्धारित है, ये चल रहा है। हमारी कई पीढ़ियां इसको मानती हुई चली आ रही हैं। हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप, हम जब हम पैदा होते हैं तो हमको भी उसी को मानना पड़ता है। तो ये प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। समाज के सारे व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। जैसे लोग व्यवहार करेंगे उसी का अनुकरण बच्चा भी करेगा। जैसे हमारे माँ बाप किसी रीति रिवाज में जैसे इन्वॉल्व होंगे, वो जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा सब सीखता है। एक माँ बाप, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप से कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी हम उन्हीं से सीखते हैं। जैसे इसमें हम एक कहानी आपको सुनाएंगे। उसके माध्यम से आप समझिए। जैसे एक माँ बाप थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था। तो जब बाहर कहीं खाने जाते थे तो उनके घर के पास एक मंदिर था, तो वहां अक्सर भंडारा होता था। लोग क्या कहते हैं, खाना पीना खिलाते थे वहां पे, पूरी सब्जी या कुछ भी। तो वो जब बाहर जाए हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को लेके, तो उनके यहाँ एक दादी, उनकी माँ थी जो बूढ़ी, बच्चे की दादी। तो वो कहते थे, माता जी आप भी यहाँ भंडारे में आज खा लीजिएगा, हम लोग बाहर से खा के आएंगे। तो बच्चा गाड़ी में बैठा था, वो जा रहा था रेस्टोरेंट की तरफ। तो उसने रास्ते में एक बात कही कि मम्मी पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना घर ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ एक मंदिर हो। तो इन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा क्योंकि हम मैं भी कहीं जब बाहर खाने जाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप भंडारे में वहाँ खाना खा सकें जैसे दादी खाती है। तो जो हम आचरण अपने माँ बाप से करेंगे वो बच्चा हमसे सीखेगा, उसी व्यवहार का अनुकरण करेगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। अब कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं? किसी बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है, जो इस प्रकार वर्णित है। नंबर 1 है पालन पोषण। पालन पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिकरण पे? बालक के सामाजिकरण पे पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक के प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं एवं अनुभूतियां विकसित हो जाती है। अनुभूतियां मतलब परसेप्शन। जिस प्रकार से बच्चे को परवरिश मिलेगी, जिस प्रकार से उसका पालन पोषण होगा, जिस प्रकार से उसको परिवेश मिलेगा, वातावरण मिलेगा, माँ बाप जिस प्रकार का वातावरण बच्चे को देंगे, उसी प्रकार की उसके अंदर भावनाएं विकसित होंगी, उसी प्रकार की उसके परसेप्शन, अनुभूतियां विकसित होंगी। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ स्वस्थापित नहीं कर पाता। मतलब समाज के साथ वो जब स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाता, जैसे कोई ऐसे रीति रिवाज है, कोई ऐसी मान्यताएं हैं जो बच्चा स्वयं को नहीं उसमें फिट कर पा रहा है, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ ऐसे आचरण करेगा जो उन मान्यताओं को तोड़ देंगे, वो समाज विरोधी आचरण करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति, सिंपैथी। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे से प्यार करना सीखता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण होता है। सहानुभूति ये हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि कभी हमारे माँ बाप जब हम पे चिल्लाते थे या क्रोधित होते थे तो घर में दादा दादी हो या नाना नानी हो, कोई को प्रोटेक्ट करता था।
कोई हमको सहानुभूति देता था, समझाता था, तो हमारा प्रेम, हमारा लगाव उसके प्रति ज्यादा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो सहानुभूति से प्रेम की भावना विकसित होती है, अनुकूलन की भावना विकसित होती है, प्रेम सीखते हैं, प्रेम समझते हैं। जब सहानुभूति हम किसी से पाते हैं तो सहानुभूति हम देना भी सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है। मतलब सामाजिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। बच्चे का परिवार ही पहला समाज होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान, रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चे को खाना पीना, उठना बैठना, रहना, बात करना, ये सारी चीजें परिवार ही सिखाता है। परिवार के लोग जैसे आचरण करेंगे, जैसे व्यवहार करेंगे, वही बच्चा सीखता है, उसी प्रकार से वो आचरण करता है। तो पहली पाठशाला उसकी परिवार ही होती है सामाजिकरण की। अगर उसने अपने परिवार में कुछ गलत सीखा है, वो समाज में जब जाता है तो उसकी उपेक्षा होती है, उस पर हंसा जाता है, तो वो उसको सुधार करता है, फिर समाज के अनुरूप खुद को अनुकूलित करता है। आगे सॉरी, पुरस्कार एवं दंड। बालक के सामाजिकरण पर पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब बालक कोई ऐसा कार्य करेगा जो समाज की मान्यताओं के अनुसार हो, जो समाज के आदर्शों को मानती हो, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा कार्य है। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। कोई ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे समाज का हित जुड़ा हो, लोग उससे प्रेरणा लें, इसलिए उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, क्योंकि और बच्चे भी इससे सीखें, समाज को एक दिशा मिली, इस बच्चे से प्रेरणा मिली, तो उसको पुरस्कृत करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, कोई ऐसी जो समाज की मान्यताओं को तोड़ता है, जो समाज के रीति रिवाज, जो उसकी वैल्यूज है, मूल्य हैं, उनको तोड़ता है, तो उसे दंड भी दिया जाता है, जिसके वजह से वो ऐसा कार्य फिर दोबारा ना करे। क्योंकि जो ढांचा सदियों से बना चला आ रहा है, जो ढांचा कई पीढ़ियों से मान्यता प्राप्त किए हुए, उसको कोई तोड़ेगा तो इससे सारे समाज के लोग विरोध प्रकट करेंगे इस पे, तो उसको दंडित किया जाता है इसके लिए। आगे वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, उसका स्वभाव कैसा है, संवेग, उसके अंदर भावनाएं कैसी हैं, सहज क्रियाएं, जो एक्टिविटीज वो करता है सामान्य रूप से, विशिष्ट क्रियाएं नहीं, सहज क्रियाएं एवं क्षमताएं, ये सब हमको वंशानुक्रम से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। उसके जो अनुकरण करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, उसमें भी वंशानुक्रम की भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के सामाजिकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सब उत्तरदायी हैं, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चा अनुकरण करेगा, समाज की प्रक्रियाओं को उतनी जल्दी सीख जाएगा। सहानुभूति से वो लोगों से जुड़ता है, लोगों के बीच तालमेल स्थापित करता है। संवेग, जो उसकी भावनाएं हैं, उससे जितने ज्यादा वो भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ेगा, उतनी जल्दी वो दूसरों की भावनाओं को समझेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वंशानुक्रम मिली हुई हमको, ये सामाजिकरण की भूमिका में हम उत्तरदायी होती है प्रत्यक्ष रूप से। आगे परिवार, फैमिली का क्या रोल होता है। बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन एवं परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। ये सारे गुण माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं। सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाज, परंपराओं एवं मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। जो उसके परिवार के मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, आदर्श हैं, उनको भी बच्चा आत्मसात कर लेता है, उनको भी सीख लेता है। उससे उसको सामाजिकरण में मदद मिलती है। आगे पड़ोस, नेबरहुड का क्या रोल है।
तो पड़ोस भी एक बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ चीजें वो अपने परिवार से सीखता है, बहुत सी चीजें वो अपने पड़ोस से सीखता है। हर घर परिवार का कल्चर अलग अलग होता है, हर घर परिवार के रीति रिवाज अलग होते हैं। तो जब बच्चा अपने परिवार से दूसरे के परिवार में जाना शुरू करता है, आसपास के घरों में जाना शुरू करता है, आसपास के घरों के बच्चों के संपर्क में आना शुरू करता है, तो वहां के भी गुणों को सीखता है, आत्मसात करता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि जब अच्छे लोग होंगे तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, अच्छा आचरण करेंगे। यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना भी होगी, ये भी सही है। अगर आसपास का परिवेश सही नहीं है तो बालक उस अनुकूल व्यवहार करेगा। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग एक अच्छे पड़ोस में रहना पसंद करते हैं। जो सही मतलब हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो परिवेश हो, जिस सोसाइटी में हम घर लें, जिस मोहल्ले में हम घर लें, वहाँ अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग रहते हों, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल। परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण होता है। अब परिवार पड़ोस के बाद अगला नंबर स्कूल का आता है, क्योंकि बच्चा शुरू में 1 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक परिवार में रहता है। फिर 3 साल से जब बड़ा हुआ तो घर के आसपास 4 5 साल का होते हुए वो पड़ोस और इधर उधर लोगों के घर में आना जाना शुरू कर देता है। और 5 साल के बाद वो स्कूल में पहुंच जाता है, उसका दाखिला करा दिया जाता है, नाम लिखवा दिया जाता है किसी स्कूल में। तो फिर अब उसका वहां सामाजिकरण होना शुरू होता है। स्कूल में विभिन्न परिवार के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। पड़ोस में तो 4 5 घर के ही बच्चे थे, 2 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर जो आसपास पड़ोस में है हमारे, उनके बच्चों के साथ हमारा बच्चा रहता है, खेलता है। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पता नहीं पूरे शहर के अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के परिवेश के बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों के बीच बच्चा खुद को अनुकूलित करता है, फिर उसका सामाजिकरण वहां पे होता है। बालक इन विभिन्न परिवार के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है। मतलब ऐसे इन सारे बालकों के बीच में वो रहता है, शिक्षकों के बीच में रहता है, जिससे उसका सामाजिकरण तीव्र गति से होने लगता है। वो और अनुकूलित होने लगता है, अलग अलग लोगों से मिलने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों एवं आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। इसमें देखिए क्या समझाना चाह रहा है कि प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा मतलब जो हमारा सिलेबस है उसके द्वारा हम कुछ सामाजिक नियम सीखते हैं। किताबों में हमारे यहाँ जो चलती है ईवीएस या एसएसटी जो पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत से ऐसे अध्याय होते हैं जिसमें सामाजिक नियमों को बताया जाता है, रीति रिवाज को बताया जाता है, परंपराओं पे आधारित होते हैं, जैसे त्योहार, मेले, ये सारे चैप्टर होते हैं उसमें। उसके द्वारा बच्चे मान्यताओं को, आदर्शों को, नियमों को सीखता है। और दूसरे तरीके से जब वो क्या कहते हैं स्कूल में जो सामाजिक योजनाएं जो बनाई जाती हैं, जैसे कोई एक्टिविटी कराई गई, जो फेट लगाया जाता है, मेला लगाया जाता है बच्चों द्वारा स्कूल में, बहुत से क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक गुणों का उसमें विकास करती है। एक तरफ से वो डाटा कंज्यूम करता है किताबों से, और फिर बच्चों के साथ अनुकूलित होकर एक सामाजिक परिवेश भी उसको मिलता है वहाँ स्कूल में। तो दो दो तरीके से उसका सामाजिक विकास होता है स्कूल में। आगे बढ़ते हैं। बालक के साथी कलीग्स सॉरी प्रत्येक बालक अपने साथी के साथ खेलता है। वह खेलते समय जात पात, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभाव के ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा शुरू में कुछ नहीं जानता, जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं। बच्चा स्कूल में रहता है, सबके साथ खेलता है, अंतःक्रिया करता है, सारे बच्चों के साथ उठता बैठता है। आगे बढ़ते हैं। समुदाय, कम्युनिटी का क्या रोल होता है? तो बालक के सामाजिकरण पर समुदाय तथा समाज का गहरा प्रभाव होता है।
जिस लोकेलिटी जैसे मोहल्ला या गांव, इसी को हम समुदाय बोलते हैं। तो जैसे जिस मोहल्ले, जिस गांव में, जिस परिवेश में जन्म लेगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखता है। तो बालक के सामाजिकरण पर समुदाय तथा समाज का गहरा प्रभाव होता है। कार्य प्रत्येक समाज तथा समुदाय अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का सामाजिकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इन साधनों के अंतर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्वधाराएं इत्यादि आती हैं। ये सब चीजें हमको कम्युनिटी से मिलती हैं, घर से नहीं। घर से हम राजनीति नहीं सीखते हैं, घर से हम जाति व्यवस्था नहीं सीखते हैं, घर से हम धार्मिक कट्टरता नहीं सीखते हैं। ये सारी चीजें समाज हमें सिखाती है, हमारी कम्युनिटी हमको सिखाती है। राष्ट्रीय प्रथाएं जो होती हैं वो हम कम्युनिटी से सीखते हैं। परंपराएं हम कम्युनिटी, जो त्योहार मनाने का तरीका होता है, जो ढंग होता है, वो हम कम्युनिटी से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म धर्म का सामाजिकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इसको हम देखते हैं। धर्म का बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म अपने कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। प्रत्येक धर्म की, हर धर्म का अपना संस्कार है, अपनी परंपराएं हैं, अपने आदर्श हैं, अपना मूल्य है। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तियों एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखने लगता है, खुद ही सीख जाता है। जिस धर्म, जैसे हिंदू धर्म में अगर बच्चा हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करेगा, वो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा। अगर कोई बच्चा मुस्लिम धर्म के परिवार में जन्म लिया है तो मुस्लिम रीति रिवाज को फॉलो करेगा, नमाज पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा। तो ये परंपराएं वो स्वतः ही सीख जाता है। आगे, सामाजिकरण के प्रकार। कितने प्रकार के सामाजिकरण होते हैं? तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस सामाजिकरण को मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में क्या होता है, इसको पहले भी देखा गया। परिवार, मित्र, ये सारे प्राइमरी उसमें आते हैं। तो प्राथमिक सामाजिकरण यह बालकों में भविष्य में होने वाले सामाजिकरण के लिए आधार सृजित करता है। आधार का काम, बेस का काम यही करता है, आधार यही बना के देता है। सामाजिकरण को इस अवस्था में बालक अपने सामाजिकरण को इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति एवं मूल्य तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता एजेंट के रूप में परिवार एवं मित्र की भूमिका होती है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंट कौन है या मुख्य अभिकर्ता कौन है, तो हम उसमें कौन सा विकल्प चुनेंगे? परिवार एवं मित्र। प्राथमिक सामाजिकरण में ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय या गौण सामाजिकरण। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीकों से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। यह सामाजिकरण विद्यालयों, खेल के मैदान, मीडिया एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीय या गौण सामाजिकरण के कौन कौन से वो हैं? द्वितीय, सेकेंडरी, तो इसमें विद्यालय आता है, खेल के मैदान आते हैं, मीडिया तथा पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। आगे, सामाजिकरण की अवस्थाएं। सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से सामाजिकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है सामाजिकरण की, इसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था में कैसे सामाजिकरण होता है, इसके विषय में पढ़ते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। बच्चा पैदा हो उसके बाद ही उसका सामाजिकरण माँ के साथ होता है, फिर पिता के साथ होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। इस अवस्था में बच्चा
माता पिता पर निर्भर रहता है। 3 से 4 माह का शिशु मानव खनिज एवं अपनी माता को पहचानने लगता है। मानव खनिज मतलब माता से मिलने वाला दूध जो उसे प्राप्त होता है एवं अपनी माता को पहचानने लगता है। तो पहला सामाजिकरण उसका वहीं से शुरू होता है, अपने माँ से ही। 7 से 8 माह का बच्चा परिचितों को देखकर मुस्कुराने तथा उन्हें उन्हें चूमने लगता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, चूमने लगता है। और लगभग 24 माह की आयु में बड़ों के विभिन्न छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करने लगता है। मतलब 2 साल का होते होते वो जो आसपास के बड़े लोग हैं उनके कार्यों में हाथ बटाने लगता है, उनके पास जाने लगता है। शैशवावस्था में बालकों में सामाजिक खेल, मित्रता, स्पर्धा एवं स्वयं केंद्रित भावना आदि की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। शैशवावस्था में ये सारी देखने को मिलती हैं विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में छोटे समूह अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में छोटे समूह में खेलना, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा रखना, झगड़ना, सहानुभूति एवं सहयोग आदि विशेषताएं देखने को मिलती हैं। साथ ही उनमें अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने, सहयोग भावना बढ़ाने एवं जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उस समय, इसको मान लीजिए 2 से 7 साल शैशवावस्था के बाद, तो प्राथमिक बाल्यावस्था में बच्चे अभिभावक के निर्देशों का हर चीज को मना, हम ना करते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। तो वो अभिभावक के निर्देशों को इनकार करते हैं। सहयोग की भावना बढ़ाने मतलब उनसे उनको कोऑपरेट ज्यादा चाहिए अभिभावक का, तो सहयोग की भावना को बढ़ाने का प्रयास वो करते हैं। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, प्रश्न पूछते हैं, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए वो सीखने का प्रयास करते हैं और सीखने के लिए वो छोटी छोटी चीजों पर प्रश्न पूछते हैं बार बार। तो ये सारी प्रवृत्तियां बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। उत्तर बाल्यावस्था बात का। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो दूसरों द्वारा विचार दिए जाते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनको डिनाई नहीं करते हैं। इससे पहले वो डिनाई करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो स्वीकार करने लगते हैं। प्रतियोगिता एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है, कंपटीशन डेवलपमेंट होता है, सहानुभूति की भावना विकसित होती है। बालकों में आदतों का निर्माण, सामाजिक समझ का विकास, मित्रों का चुनाव एवं परस्पर सहयोग, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का विकास होने लगता है। वह जो अपना उत्तरदायित्व समझने लगते हैं, उनके अंदर आदतें डेवलप होने लगती हैं और सामाजिक समझ विकसित होने लगती है। वो मित्रों का चुनाव करने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में ये सारी चीजें बच्चों में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में क्या बदलाव आते हैं सामाजिकरण में? यह सामाजिकरण की जटिल अवस्था है। इस अवस्था में किशोर समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करता है, अपने समकक्ष मित्र बनाता है, समूह बनाता है, गुट बनाने लगते हैं लोग, ग्रुप, उसमें समायोजन करता है। उनके उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना, विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि परिलक्षित होता है। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालकों एवं बालिकाओं दोनों समान विचार, समान मूल्य एवं समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करते हैं। मतलब वो ऐसे लोगों के बीच बैठना चाहते हैं जिनका मूल्य समान हो, जिनकी वैल्यूज मैच खाती हो, जिनका विचार मिलता हो, जिनका उद्देश्य समान हो। जैसे बच्चा अगर क्या कहते हैं मैथ में पढ़ने में तेज है, तो वो उसी बच्चे से दोस्ती करेगा जो मैथ में तेज हो, जिसमें मैथ में जिसको गणित में रुचि हो। तो वो अपने उद्देश्यों के अनुरूप मित्रता करता है, वो अपने विचारों को मिलाता है, अपने समान मूल्यों को ढूंढता है। विचारक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके तथा जिनसे खुले मन से बात की जा सके। तो ये भी एक जोसेफ विचारक है, उनका ये मानना है कि ऐसे लोगों को मित्र बनाते हैं किशोरावस्था में जो गोपनीय रखे उनकी बातों को, उन पे विश्वास किया जा सके, वो इधर उधर बातों को फैलाए ना, कॉन्फिडेंशियल हो,
ऐसे मित्र बनाते हैं बच्चे, और खुले मन से उनसे बात कर सके, ताकि उनके मन में जो विचारधाराएं आ रही हैं, जो वो सोच रहे हैं उसके विषय में, वो खुल के उनसे डिस्कस कर सके। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में के प्रमुख अभिकर्ता। तो एजेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? तो सबसे पहले है परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। तो समाजीकरण में परिवार एवं अभिभावक की क्या भूमिका होती है, इसके विषय में जानते हैं। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार एवं माता पिता का असाधारण महत्व है, क्योंकि बताया गया है कि बेस का काम यही करते हैं, नींव यही रखते हैं समाजीकरण की, परिवार एवं माता पिता। यह कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। वही व्यवहार उसको काम देता है आगे, माता पिता द्वारा दिया गया। समाज तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने का कार्य करता है। कोई गलत व्यवहार है तो उसको दबाने का काम करेगा, जो अच्छा व्यवहार है उसको प्रोत्साहित करने का काम करेगा, लेकिन जो उसके अंदर व्यवहार आ गया है वो उसके माता पिता ही सिखाते हैं। बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उनके माता पिता से ही मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा की जाती है, और जब वह गलत कार्य करते हैं तो उनकी निंदा की जाती है। परिवार में ही बच्चों को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए, ये माँ बाप ही बताते हैं। इससे बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा, और समाज उसे उससे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य होते हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे सीखने लगता है। आगे बढ़ते हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं। वे उसके साथ हंसते बोलते हैं। बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होंठों को हिलाकर बात करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी नकल को उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें होता है। भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है? जो माँ बाप बोलते हैं उनका जब होंठ हिलता है तो बच्चा उसे देख के अनुकरण करने का प्रयास करता है। उसी उसी कारण से बच्चा देखिए बड़बड़ाता है, अपने होंठ को हिलाता है, अलग अलग साउंड, अलग अलग ध्वनियां निकालता है, तो वो उसी का अनुकरण करने का प्रयास करता है अपने माँ बाप को, और धीरे धीरे भाषा को पकड़ता है और भाषा को सीखने लगता है। फिर परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। इसी को अनुकूलन या समायोजन कहते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जैसे बच्चा पहले परिवार में समायोजित होगा, अनुकूलित होगा, फिर वो समाज में अनुकूलित होगा। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। ये एकदम फैक्ट बात है। हम जितनी जल्दी समायोजित हो जाएंगे, चाहे समाज में चाहे परिवार में, हम उतनी जल्दी हमारा सामाजिकरण हो जाएगा। हम लोगों के बीच उठना बैठना सहज रूप से जान जाएंगे, सीख जाएंगे। जो बच्चे खुद को अनुकूलित नहीं कर पाते, जो बच्चे खुद को समायोजित नहीं कर पाते, वो समाज से कट के रहने लगते हैं, भागने लगते हैं। लोगों के बीच जाने में उनको हिचकिचाहट होती है, वो चार लोगों के बीच जाने से कतराते हैं, वो घर में ही रहना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी हम समायोजित करते हैं, हमारा सामाजिकरण उतनी जल्दी प्रारंभ हो जाता है। आगे परिवार में रहकर बच्चा अपने माता पिता के सामाजिक उत्तरदायित्व को अर्थ, क्षमा का महत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व एवं सहयोग की भावना सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श एवं शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज से व्यवहार में भी झलकती है। तो जो घर में उसको सिखाया जाएगा वो समाज में भी झलकेगा उसके व्यवहार में। माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चे के सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवार के बच्चों में समानतः स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। जो बच्चे अच्छे घरों से आते हैं वो खुद को एलीट मानते हैं, खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। इसके विपरीत निर्धन परिवार के बच्चों में सामान्यतः निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। वो अपने आप को तुच्छ समझता है, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता।
जो निर्धन परिवार का बच्चा है। आगे, अच्छे एवं सभ्य परिवार के बच्चे भी सामान्यतः सभ्य होते हैं, जबकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित परिवार के बच्चे सामान्यतः झगड़ालू अथवा अपने परिवार के सदस्यों की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। मतलब जो सामाजिक या आर्थिक रूप से समस्या से ग्रसित परिवार होते हैं उसमें अपने आप कलह होती रहती है, लड़ाई झगड़े माँ बाप में भी होते हैं पैसे को लेकर आर्थिक समस्याओं के चलते, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है, बच्चा भी स्वाभाविक झगड़ालू हो जाएगा। आगे, मित्र समूहों की भूमिका। मित्र के समूह की क्या भूमिका होती है सामाजिकरण में? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था से दोस्त बनाने लगते हैं। धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र के साथियों में प्राय खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पे होता है। यहाँ ये साथी बनाते हैं। प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वह अपने हम उम्र के बच्चे के साथ खेले। हम उम्र साथियों के साथ प्रायः बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके अंदर ये सब कोई भावनाएं नहीं होती, जाति, धर्म, भेदभाव, अछूत, ये सब कोई भाव नहीं होता, बल्कि वे इन भेदभावों से दूर होकर एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं इत्यादि। इससे बालकों के सामाजिकरण में विकास होता है। ये भी एक पक्ष है सामाजिकरण का, और तेज सामाजिकरण होता है। बालकों के मित्र समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन बालकों के स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन का स्तर, धर्म, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि में अंतर पाया जाता है। अलग अलग परिवेश के बच्चे होते हैं ग्रुप में, उनका आचार विचार अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका धर्म अलग होता है, उनकी संस्कृति अलग होती है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है, कोई अमीर घर का बच्चा, कोई गरीब घर का बच्चा। ये विशेषताएं उन्हें वैश्विक सामाजिकरण की ओर ले जाती हैं। ये अनुकूलित करता है उनको वैश्विक सामाजिकरण की ओर। विविधतापूर्ण वातावरण से उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। वो जितने ज्यादा विविधतापूर्ण वातावरण, जितने ज्यादा विविध बच्चों से मिलेंगे, अलग अलग परिवेश के बच्चों से मिलेंगे, उतना उनका ज्ञान विकसित होगा कि अरे हमारे घर में ये होता है, अच्छा तुम ये फॉलो करते हो, अच्छा तुम लोग ऐसे रहते हो, तो उनको सीख मिलती है उससे। तथा विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उनमें सहयोग की भावना, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के भावों को समझने की भावना, एक दूसरे के भावों को समझते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करने की भावना, समानता की भावना इत्यादि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। मित्र समूह के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के रीति रिवाजों एवं संस्कृतियों को समझना, ये सब हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय एवं शिक्षक की क्या भूमिका होती है सामाजिकरण में? विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है विद्यालय में। परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चे में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य उत्पन्न होते हैं जो समाज व संस्कृति में मान्य होते हैं। अध्यापक उन्हें सिखाता है सोशल वैल्यूज, जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं, जो सोशल वैल्यूज होती है, अध्यापक उनको सिखाता है, उनके मूल्यों को समझाता है। स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। खेल के द्वारा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है, अनुशासन की भावना विकसित होती है। हर खेल का एक नियम बनाया जाता है, इसीलिए उस नियम के अनुरूप ही सबको खेलना होता है। अगर किसी उसमें बताया गया है कि हाँ इस सिस्टम में बॉल लग गई तो तुम आउट, तो आउट मतलब तुम बाहर, ये उसका अनुशासन है। ये नहीं बोल सकते कि हम और खेलेंगे, हम आउट नहीं मानेंगे खुद को। तो हर नियम बनाया गया है, उसमें अनुशासन की भावना आती है, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। आगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करे।
इसीलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाई जाती है स्कूलों में, कि जब माता पिता के संपर्क में अध्यापक आते हैं तो वो बच्चे के विषय में और अच्छे तरीके से जान पाते हैं कि इनके माँ बाप कैसे हैं, इनके घर का परिवेश कैसा है, बच्चे की आदतें इस वजह से ये हैं। तो माता पिता से संपर्क करना आवश्यक होता है, जिससे रुचियों एवं मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें और उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करें। जो बच्चों की मनोवृत्तियां होती हैं उनके माँ बाप के माध्यम से हमें जानने को मिलती हैं, जो उसकी रुचियां होती हैं वो हमको माँ बाप से जानने को मिलती हैं। तो जब कोई अध्यापक इन रुचियों मनोवृत्तियों को जान लेता है तो उसको उसके अनुरूप अवसर प्रदान करने लगता है विकसित होने में या सामाजिकरण होने में। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल के विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों के बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करे। जो सामाजिक योजनाएं बनाए, जैसे क्लब्स स्कूल में बनाए जाते हैं, इको क्लब, हर तरीके के क्लब बच्चों को यूनाइट करके उनको कार्य दिया जाता है, उनको काम समझाया जाता है, बच्चे उन योजनाओं में प्रतिभाग करते हैं, एक ग्रुप को कैसे रेगुलेट करना है, ये सारी चीजें सीखते हैं। शिक्षक की इसमें अहम भूमिका होती है। सॉरी। बालक के सामाजिकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्राचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करें। जैसे बच्चा शुरू में अध्यापक को ही आदर्श मानता है, वो यहाँ तक कि अगर अध्यापक ने उसे कोई बात बता दी तो वो हो सकता है घर में लड़ाई कर ले कि नहीं, मेरे टीचर ने ऐसे बताया है, ये सही है, मेरे टीचर ने सही बताया है, या मेरे जो गुरुजी हैं वो बिल्कुल सही बताए हैं, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो जैसे गुरुजी स्वतः आचरण भी करते हैं, खुद उनका आचरण कैसा है उसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि बच्चा रोल मॉडल मानता है अध्यापक को। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यापक को एक वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए, सही पोशाक पहननी चाहिए, सही आचरण करने चाहिए, सही दिखना चाहिए। तो यही इसमें बताना चाह रहा है कि जो मानवीय संबंध होते हैं उनमें शिक्षक का आपस में क्या मानवीय संबंध है, शिक्षक का प्राचार्य के प्रति क्या संबंध है, क्या मानवीय संबंध है, क्या आचरण है, वो सब बच्चा सीख रहा है। तो ये सब स्वस्थ होने चाहिए, सही होने चाहिए। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों को स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। पूरा स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो सामाजिक हो जाएगा। बच्चों को बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उसके सामाजिकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। मतलब उसको ये चीज बताना कि सांस्कृतिक मान्यताएं क्या है, मूल्य क्या है, हम किस संस्कृति में रहते हैं और मानक क्या है, इसके तो सामाजिकरण को तीव्र करता है। जहां तक सामाजिक भूमिका की उपयोगिता एवं उसके निर्वाह का प्रश्न है, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है। अध्यापक खुद को एग्जाम्पल देता है कि हाँ, इस भूमिका को मैं ऐसे निर्वाह करता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे करता हूँ, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। आगे विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्तियों की समीक्षा करने हेतु प्रोत्साहित कर तथा उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उनके सामाजिकरण में सहायता की जा सकती है। जो उनके परसेप्शन है, जो उनके एटीट्यूड्स हैं, उसको उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसको प्रोत्साहित कर सकता है अध्यापक, और उसको सही भी कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है। सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावक एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं। दो ही लोगों से सीखते हैं, या तो माता पिता से या टीचर से। यही दोनों लोगों से वो अनुकरण करके सीखते हैं कि हमको ऐसे व्यवहार करना चाहिए। अगर दो अध्यापक आपस में गाली गलौज कर रहे हैं तो बच्चे भी उस चीज को सीख सकते हैं, वो अनुकरण कर लेंगे। बालकों के सामाजिकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। बच्चे अगर सामाजिकरण सीख करना है शिक्षक को, तो उनको चाहिए कि उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि जब वो सहानुभूति देंगे तो बच्चों के प्रति उनका प्रेम स्थापित होगा, बच्चे आकर्षित होंगे, उनसे झुकाव बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, खेल की भूमिका। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्म प्रेरित,
स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल क्रियाओं द्वारा बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इससे उनके सामाजिकरण में सहायता मिलती है। अधिकांश खेल में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। खेल क्रियाओं द्वारा बच्चों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। समूह द्वारा अपनाए जाने या उनमें लोकप्रिय होने पर बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, जो सामाजिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे बच्चा अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, मान लीजिए कोई एक टीम है, उस टीम में बच्चा खेल रहा है, उस टीम में हो सकता है किसी अन्य स्कूल के भी बच्चे हों, नए नए बच्चे हों, वो अजनबियों के बीच खुद को अनुकूलित करता है, लेकिन उसने बेहतर परफॉर्मेंस किया, अच्छा खेला, तो उसने देखा कि पूरी टीम उसके लिए उत्साह मना रही है, हर लोग उसको समर्थन करते हैं, तो उसको आत्मबल मिलता है, उसको सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है समाज के प्रति। सारे लोग अच्छे हैं, अगर हम अच्छा करेंगे तो समाज के सारे लोग हमको प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे बच्चों को सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है बच्चों के प्रति लोकप्रिय होने से, और सामाजिकरण भी तीव्र हो जाता है। उनका सामाजिकरण भी, समाज के प्रति उनकी भावना विकसित होती है, अच्छी भावना। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है, आदान प्रदान भी होता है खेलों में। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता व सहयोग की भावना पनपती है। यही मिलजुल कर खेलने के भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। जो बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, फिर वो साथ में रहने भी लगते हैं, उनमें प्रेम विकसित हो जाता है। खेल के माध्यम से बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। समूह का नेतृत्व, जैसे कोई टीम है, उसका कैप्टन बना दिया गया किसी बच्चे को, तो किसी समूह को कैसे नेतृत्व करना है, उस गुण का विकास होता है उसके अंदर। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। हर गेम के एक नियम होते हैं, उस रूल को हर व्यक्ति को फॉलो करना होगा, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे कोई विशिष्ट बच्चा हो, चाहे वो अपने आप को, चाहे वो किसी बड़े आर्थिक परिवेश से आता हो, चाहे किसी बिलियनियर का, करोड़पति का बच्चा हो, लेकिन उन सबको वो नियम मानना पड़ता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहनशक्ति का विकास करता है, जो सामाजिकरण में अत्यंत आवश्यक है। खेल में हार जीत होती है, जैसे आप घर में भले राज दुलारे हैं, आपके लिए माँ बाप झूठ भी बोल दिए, आपको हर खेल में माँ बाप जितवाते हैं कि हाँ बच्चा जीत जाए, इसका मनोबल बढ़े, लेकिन खेल के मैदान में ऐसा नहीं होता, वहां आप हारेंगे। तो वहां जब आप हारेंगे तो आपके अंदर सहनशक्ति विकसित होगी, आपकी हूटिंग होगी, आप घर आके रोएंगे भी। तो जो बच्चे होते हैं उनका धीरे धीरे सामाजिकरण इन सब माध्यमों से होता है, खेल से। तो इसी के साथ ये स्लाइड, मतलब ये अध्याय समाप्त होता है। सामाजिकरण बच्चों का कैसे होता है, इसको हमने जाना आज की टॉपिक में। और अगला टॉपिक जो है अन्य मनोवैज्ञानिकों की जो विचारधाराएं हैं उसके विषय में है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जल्द ही अगला टॉपिक अपलोड होगा। अब मेरा प्रयास रहेगा कि इतना ज्यादा गैप ना हो, भले ही थोड़ी बहुत इश्यूज आते रहते हैं, उसको मैं अवॉइड करते हुए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, आप लोग देखें, और इस अध्याय को खत्म होने के बाद जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय से रिलेटेड, उसको आप करने का प्रयास करें। प्रश्न आपके बनेंगे, होंगे, और आप धीरे धीरे ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।